हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आईपीओ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे। आईपीओ क्या होता है, कंपनी इसको क्यों लेके आती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आईपीओ को समझने के लिए हम एक एनालॉजी का सहारा लेते हैं और उस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि आईपीओ तक कंपनी कैसे पहुंचती है। कंपनी को पब्लिक जाने तक, मतलब कंपनी जब अपना आईपीओ लेके आती है उससे पहले तक कंपनी एक लंबा रास्ता तय करती है। तो उन सब चीज़ों को हम पहले, आईपीओ आने से पहले बैकग्राउंड में क्या होता है, उन सब चीज़ों को हम एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। सपोज कीजिए कि एक पर्सन है, उसका नाम है मोहित। उनके पास कोई बिजनेस आइडिया है और वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ही उनके पास एक बिजनेस आइडिया आया और उनको लगा कि वो बिजनेस आइडिया एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, तो वो जो है उन पे वर्क करने लगे। तो अब क्या होगा कि जब उनके पास एक सॉलिड आइडिया है, उनको लग रहा है कि ये एक बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, तो अब उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए एक कैपिटल। उनको पैसे की ज़रूरत होगी उन आइडिया को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बनाने के लिए। तो मोहित क्या करता है, मोहित के पास अपना उतना पैसा तो होता नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो अपने दो फ्रेंड्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि मेरा ये आइडिया है, मेरा ये बिजनेस आइडिया है और हम जो है इस आइडिया पे वर्क करना चाहते हैं। इसके लिए हमको कैपिटल की आवश्यकता होगी, तो क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे? तो वो दोनों फ्रेंड जो है वो एग्री कर देते हैं कि हाँ ठीक है, तुम्हारा ये आइडिया है, इट साउंड्स गुड, अच्छा लग रहा है ये आइडिया सुन के, हमको भी लगता है कि आगे चल के एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है, तो हाँ हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो सबसे पहला कोई पर्सन जो एग्री किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मोहित के पास एक आइडिया था, बिजनेस आइडिया, और वो आइडिया पे फर्स्ट टाइम कोई पर्सन बिलीव करके मनी लगाया, तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर इज द वेरी फर्स्ट इन्वेस्टर ऑन द बिजनेस। कोई भी बिजनेस है उसमें जो सबसे पहला इन्वेस्टर होता है उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। जो एंजल इन्वेस्टमेंट मनी होता है वो लोन नहीं होता है, वो एज ए इन्वेस्टमेंट मनी होता है। एंजल मनी इज नॉट ए लोन बट एन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ कि वो, जैसे यदि आप लोन लेके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बाद में आपको रीपेमेंट करना होता है, आप उस लोन को रीपे करते हैं। लेकिन यदि कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो एक्चुअली उनका जो है कंपनी में अपना एक ऑनरशिप होता है, मतलब कंपनी में उनकी भी एक हिस्सेदारी होगी। तो यही है कि जो एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? कंपनी में एक ऑनरशिप मिलेगा। तो जो मोहित है, जिनका ओरिजिनल बिजनेस आइडिया था, वो यहाँ पे हो गया प्रमोटर्स और उनके दो फ्रेंड्स हो गए एंजल इन्वेस्टर। और ये तीनों लोगों मिला के, प्रमोटर्स प्लस एंजल इन्वेस्टर, ये लोग जो मिला के फंड इकट्ठा किए, जो फर्स्ट पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इकट्ठा किए, उसको बोलेंगे हम लोग सीड फंड। उसको बोलेंगे, जैसा कि ये नाम से ही क्लियर है, सीड फंड का मतलब हो गया कि वेरी अर्ली इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट हो गया सीड फंड। तो सपोज कीजिए कि कोई कंपनी जो मोहित कंसेप्चुलाइज किया, जो मोहित का आइडिया था, उसके लिए सीड फंड इकट्ठा हुआ 5 करोड़ रुपीज। तो जो इन्वेस्टर है, जो एंजल इन्वेस्टर है या फिर मोहित है, उसको इस सीड फंड के बदले में क्या मिलेगा, रिटर्न्स में क्या मिलेगा? तो वो जो सीड फंड है वो मान के चलिए कि कोई एबीसी कंपनी है, उसका वैल्यूएशन 5 करोड़ रुपीज है। तो उस 5 करोड़ को हम शेयर में कैसे तीनों पर्सन के बीच में डिवाइड करेंगे? तो वो सीड फंड जो है 5 करोड़, उसके अगेंस्ट जो है शेयर इशू किया जाता है। सपोज कीजिए कि हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है 5 करोड़, उसके अगेंस्ट शेयर इशू करना है। तो एक शेयर का यदि फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो टोटल नंबर ऑफ शेयर होगा 50 लैक्स। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 50 लैक्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 50 लैक्स। तो जो एबीसी लिमिटेड है उसका वैल्यूएशन है 50 करोड़
और उसमें जो शेयर बना, मतलब यदि हम एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ माने तो उसमें जो शेयर बना वो 50 लैक्स बना। तो ये जो सारा शेयर है वो तीनों जो प्रमोटर्स है और एंजल इन्वेस्टर्स है उनके बीच डिवाइडेड हो जाएगा। वो डिवीजन का जो रेशियो होगा, वो जो डिवाइडेड होगा, वो किस प्रोपोर्शंस में होगा, वो डिपेंड करता है उसके इन्वेस्टमेंट पे, एंड समटाइम्स इट आल्सो डिपेंड। तो अब तक हम देखें कि जो मोहित के पास जो आइडिया था, उनको एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, तो सबसे पहले राउंड का जो इन्वेस्टमेंट मिला वो उनके फ्रेंड से मिला। नाउ अब मोहित जो है वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहता है। मोहित प्रमोटर है, उसकी एक कंपनी है ABC लिमिटेड, अब वो उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है। तो एक्सपेंशन के लिए उसको कैपिटल की आवश्यकता होगी। तो एक्सपेंशन के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता होगी तो उसके लिए मोहित जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पास और उनको बोलता है कि मैं ये बिजनेस पिछले 1 साल से रन कर रहा हूँ और इसका ये रेवेन्यू है। वो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि हाँ, मेरे पास ये आइडिया था और ये हम बिजनेस बनाए हैं और पिछले 1 साल से हम ये रन कर रहे हैं। तो वो देख के वेंचर कैपिटलिस्ट उसको एनालाइज करता है और तब वो एक वैल्यूशन तय करता है और उस वैल्यूशन के अकॉर्डिंग वो फिर कंपनी को फंडिंग करता है। तो वो जो फंड प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं हम लोग सीरीज ए फंडिंग। तो जो सीरीज ए फंडिंग है वो हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट जब फंड किया तो वो सीरीज ए फंड हो गया। उसके बाद दोबारा से यदि फंड कंपनी रेज करना चाहे तो दोबारा भी वो VC के पास जा सकता है, सीरीज B, सीरीज C, इस तरह से वो फंड रेज कर सकता है। मतलब कंपनी को यदि रिक्वायरमेंट्स है फंड की तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जा सकता है फंड रेज करने के लिए। नाउ अब हम लोग आते हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म्स के बारे में। सपोज कीजिए कि वही ABC लिमिटेड नाउ अब वो ग्लोबल जाना चाहती है। ग्लोबल मतलब वो अपना ब्रांचेज इंडिया ही नहीं अदर कंट्री में भी एक्सपेंड करना चाहती है और उनके लिए जो है उनको काफ़ी सारा फंड्स का ज़रूरत है। अब चूंकि जो VC है, VC का बड़ा भाई है प्राइवेट इक्विटी। मतलब यदि आपको बहुत ज़्यादा लार्जर फंड की आवश्यकता है, यदि कोई ABC लिमिटेड कंपनी है उनको लार्जर फंड की आवश्यकता है तो डेफिनेटली वो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स उस बिजनेस के ट्रैक रिकॉर्ड्स को देखता है और उसका क्या रेवेन्यू है, क्या बिजनेस प्लान है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी का वैल्यूशन तय करके वो फिर इन्वेस्ट करता है। तो इस तरह से प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है, सबसे पहला राउंड का इन्वेस्टमेंट एंजल इन्वेस्टिंग से आया, उसके बाद VC राउंड हुआ, उसके बाद प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आए। तो एक्चुअली जो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो है वो बिजनेस के मैच्योर स्टेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तब तक बिजनेस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, अपना एक उसका रेवेन्यू स्ट्रीम है। इस तरह इन सब चीज़ों फंड रेज कर सकता है, वो VC के पास जा सकता है। तो वो फिर पब्लिक क्यों जाती है? तो जो कंपनी है उनको पब्लिक जाने का डिफरेंट रीजन्स है, हम उस रीजन को देखते हैं। पहला रीजन है कि रेज फंड टू मीट कैपेक्स। वो कैपेक्स जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको मीट करने के लिए वो जो है पब्लिक जाती है। सेकेंड है अवॉइड द नीड टू रेज डेट विच मीन्स देयर आर नो फाइनेंस चार्जेस टू पे विच फर्दर ट्रांसलेट टू बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। यदि कंपनी लोन नहीं लेके वो पब्लिक जाती है तो उससे क्या होता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है। क्योंकि लोन यदि कंपनी लेगी तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जो थर्ड रीजन है वो है कि अब सोचिए कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म से ज़्यादा बेटर है कि आपके पास थाउजेंड्स ऑफ रिटेल। नाउ कम टू आवर मेन टॉपिक, द IPO। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी सबसे पहले पब्लिक आती है, मतलब कंपनी जब पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट का रास्ता खोलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं IPO इशू करना। IPO का जो प्रोसेस होता है, द इशूइंग ऑफ IPO का जो होता है वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है और उसके लिए जो है कंपनी को एक मर्चेंट बैंकर हायर करना पड़ता है। मर्चेंट बैंकर का जो काम होता है वो जैसे कि IPO से रिलेटेड जितने सारी फॉर्मेलिटीज है वो पूरा करना, DHRP जिसको बोलते हैं कि ड्राफ्ट रेट हियरिंग प्रोस्पेक्ट उसको बनाना, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, ये इन सब
चीज में बेसिकली जो मर्चेंट बैंकर है उसका काम होता है कि कंपनी को आईपीओ लेके आने में हेल्प करना। अब यदि किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है और आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आपको उस कंपनी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो उस कंपनी से जितनी सारी इंफॉर्मेशन है उसके आईपीओ से रिलेटेड वो आपको मिलेगा डीएचआरपी में, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। इसमें क्या क्या मिलेगा? तो इसमें मिलेगा द एस्टिमेट साइज ऑफ द आईपीओ, आईपीओ का साइज क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना ऑफर किया जा रहा है कंपनी के द्वारा वो मिलेगा, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेगा, मतलब जो कंपनी है उसके फाइनेंशियल्स क्या क्या हैं, उसका रेवेन्यू क्या है, उसका प्रॉफिट्स मार्जिन क्या है, उसके पास डेट कितना है, इन सब सारी चीजों का इंफॉर्मेशन आपको उनके डीएचआरपी में मिल जाएगा। कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है वो भी आपको इसमें मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मैनेजमेंट है और उससे रिलेटेड उसका बैकग्राउंड क्या है वो भी मिलेगा, जो कंपनी को मैनेज कर रहा है उनका बैकग्राउंड क्या है, वो सब चीज भी आपको डीएचआरपी में मिल जाएगा। तो यदि आप आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक पूरा का पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कंपनी का कि वो कंपनी कैसी है, उसका रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, वो पिछले साल मतलब जब से वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, इन सब सारी चीजों को देखना पड़ता है, तब हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ मूव टू द की आईपीओ टर्म्स। जो इम्पोर्टेंट आईपीओ में कुछ टर्मिनोलॉजी होता है जिनको आपको जानना जरूरी है, उसके लिए हम लोग उस पर चर्चा करें। पहला है कि प्राइस बैंड एंड कट ऑफ प्राइस। तो जो प्राइस बैंड है, सपोज कीजिए कि कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, वो अपना शेयर का प्राइस 120 से 130 के बीच रखे, तो ये जो प्राइस का जो बैंड है 120 टू 130, इसको बोलते हैं प्राइस बैंड। लोअर बैंड 120 हो गया, हायर बैंड 130 हो गया। सपोज कीजिए कि जिस दिन कंपनी का शेयर लिस्ट हुआ और लिस्टिंग प्राइस हुआ 125, तो जो कंपनी का जो कट ऑफ प्राइस हुआ 125 हुआ। तो जो प्राइस बैंड है 120 टू 130, यदि आपको बिड करना है, आपको यदि शेयर आप खरीदना चाहते हैं, आईपीओ लेना चाहते हैं, तो आपको उसी बीच में 120 टू 130 के बीच में ही अपना बिड करना होगा, उससे बियॉन्ड आप नहीं कर सकते हैं। और जो प्राइस पे शेयर लिस्टेड होगा उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं कट ऑफ प्राइस। दूसरा टर्म आता है बुक बिल्डिंग का। बेसिकली बुक बिल्डिंग एक मेथड है, उसमें क्या होता है कि जिस प्राइस पे एक प्राइस बैंड, जैसे कि 120 टू 130 एक प्राइस बैंड है, तो उस प्राइस बैंड में किस प्राइस पे कितना कितना लोग आईपीओ सब्सक्राइब किया है, इसका एक मैचिंग होता है और उसके बाद एक प्राइस डिस्कवरी पे आ जाता है। मतलब बेसिकली बुक बिल्डिंग में ये तय किया जाता है कि वो किस प्राइस पे शेयर लिस्ट होगा, यही मेन काम है बुक बिल्डिंग का। नेक्स्ट आता है फिक्स प्राइस आईपीओ। जैसे कि पहले हम लोग देखे कि जो आईपीओ का एक प्राइस बैंड होता था 120 टू 130, अब जो है मान के चलिए कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आई, वो अपना प्राइस बैंड ना रख के वो एक फिक्स प्राइस रख दी कि मेरे आईपीओ का प्राइस 125 ही रहेगा, तो उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहा। आपको यदि बिड करना है तो जो प्राइस है उसी पे बिड करेंगे। नेक्स्ट टर्म है अंडर सब्सक्रिप्शन। सपोज कीजिए कि कोई कंपनी अपना आईपीओ लेके आई और उसमें जो वो शेयर ऑफर कर रही है वो 10,000 शेयर का आईपीओ लेके आई है, लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो बिड रिसीव्ड हुआ, जो लोग इंटरेस्टेड है वो मात्र 8,000 है। तो इससे क्या हुआ कि जो अंडर सब्सक्राइब रह गया, तो ये मतलब उसमें उतना लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो चूंकि लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इससे उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि सपोज कीजिए कि कोई ऑफर शेयर जो है, जो शेयर ऑफर किया जा रहा है वो 10,000 है, जो बिड रिसीव हुआ वो 20,000 है, तो जो आईपीओ जो सब्सक्राइब हुआ वो 2x सब्सक्राइब हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना शेयर ऑफर किया गया उससे 2 गुना लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाया। इट्स ए गुड साइन, इसको हम बोल सकते हैं कि इट्स ए गुड आईपीओ, अच्छा आईपीओ है इसका।
उसके बाद जो हम लोग बिड करते हैं, जो हम आईपीओ में शेयर का बिडिंग करते हैं, वो बिड हम लोग 1 शेयर 2 शेयर का नहीं करते हैं। वो बिड जब भी करते हैं हम एक लॉट में करते हैं, एक बंडल में करते हैं, और उसका लॉट साइज वेरी करते रहता है। सपोज कीजिए कि आप बिड कर रहे हैं तो एक लॉट में 100 शेयर है और बिड प्राइस 50 है, तो आपको जो आप जब बिडिंग करेंगे तो उसमें 1 यूनिट का बिड करने के लिए आपको 5000 रुपीज लगेगा। नाउ अब हम कुछ देख लेते हैं कि जो सक्सेसफुल आईपीओ 2024, चूंकि आईपीओ काफी न्यूज में बना रहता है, आप देख प्रत्येक मंथ कोई ना कोई आईपीओ आना ही है। इधर तो रेगुलर एवरी वीक्स वी हैव ए न्यू आईपीओ। तो सो देख लेते हैं कि अभी रिसेंटली जो आईपीओ आया था उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। जो रिसेंट आईपीओ आया था बॉस पैकिंग सॉल्यूशन लिमिटेड, ये कंपनी, इसका आईपीओ आया था। जो इशू साइज था वो 8.4 करोड़ का था। इसमें जो टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ वो हुआ 127.6x। मतलब इसका आप सोच सकते हैं कि इसमें जो सब्सक्राइब हुआ वो 127 टाइम्स ज्यादा हुआ। जो इशू प्राइस है वो 66 था, और जो लिस्टिंग प्राइस है वो जो जिस दिन लिस्ट हुआ उस दिन 82.5 पे लिस्ट हुआ, और लिस्टिंग के दिन ही जो गेन हुआ वो 31.2% हुआ। इट्स अ गुड साइन। तो इसी के लिए लोग आईपीओ में अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि आईपीओ में क्या होता है कि आपको जनरली यदि आईपीओ अच्छा रहा, वो अच्छा परफॉर्म किया, तो जो लिस्टिंग के दिन है, जिस दिन लिस्ट हुआ उसी दिन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चूंकि शेयर मार्केट में दोनों साइड का स्टोरी होता है, प्रॉफिट है तो लॉस भी है। तो जो आईपीओ है ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंपनी का आईपीओ बाय की और आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिनका आईपीओ बाय करने पे आपको हैवी लॉसेज भी हो सकता है। उसका एग्जांपल यही रहा, एमबीके एग्रो फूड प्रोडक्ट लिमिटेड है। इसका जो इशू साइज था 65.88 CR था। टोटल सब्सक्रिप्शन 8.46 टाइम्स हुआ। जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इसका अच्छा खासा हुआ, लेकिन लिस्टिंग प्राइस जो हुआ वो 82.95, और जो गेन हुआ इसका वो 30.87। तो यही रहा। दिस इज ऑल अबाउट द आईपीओ। अब हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ के लिए हम लोग अप्लाई कैसे करें। तो आईपीओ के लिए एप्लीकेशंस बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको इसके लिए एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए, और डीमेट अकाउंट्स में जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरे पास जीरोधा है, तो इसमें एक बिड का ऑप्शन है। तो आप बिड सेक्शन में जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। और आईपीओ का जो अलॉटमेंट्स होता है वो रेंडम होता है। वो यदि आप अप्लाई किए तो जरूरी नहीं आपको मिलेगा ही, लेकिन आप अप्लाई कर दिए तो चांसेज है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता, इट डिपेंड्स। तो अप्लाई, लेकिन एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।